पिछला लेक्चर में हम लोग मोमेंट एरिया मेथड बाय पार्ट देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग डिफ्लेक्शन और बीम का यूज करके हम लोग रिडंडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिडंडेंट यूजिंग मोमेंट एरिया थ्योरम, या फिर डिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला यूज करके, जैसे स्टार्टिंग में जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम लोग याद किए थे कि पॉइंट लोड के लिए क्या होगा, ऐसे कैंटिलीवर भी में, सिंपली सपोर्टेड भी में जो डायरेक्ट याद कर लिए थे उसका भी यूज करेंगे और उससे रिडंडेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिडंडेंट मतलब क्या होता है? रिडंडेंट मतलब जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें हम लोग जो रिएक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में पास क्या क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम में? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0 और मोमेंट 0। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है मेरे पास। तो फिर सारा रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तीन इक्वेशन तो कैलकुलेट किया जा सकता है। अब उस जैसे यहाँ तीन रिएक्शन है तो चार रिएक्शन आ गया, तो एक्स्ट्रा, इंग्लिश में अगर रिडंडेंट की बात करें तो रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा होता है, मतलब ज्यादा। ठीक है, मतलब ज्यादा। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा मेरा पास रिएक्शन हो गया तो उसी को बोलते हैं रिडंडेंट, मतलब एक्स्ट्रा रिएक्शन को यहाँ पे रिडंडेंट बोल रहा है। तो जैसे इस बीम का हम लोग एग्जांपल देखिए, अगर इस बीम का ये है कौन सा बीम है, इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर हम लोग बोलते हैं, पहले देख चुके हैं पिछला लेक्चर में प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में फिर एक्स्ट्रा रिएक्शन लगा दिए। तो यहाँ पे कितना रिएक्शन है मेरे पास? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन है ए पॉइंट पे एच ए, मोमेंट है एम ए, और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन है आर ए, और बी पॉइंट पे एक रिएक्शन है आर बी। टोटल कितना रिएक्शन हो गया? मेरे पास? रिएक्शन मेरा कितना हो गया? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन हो गया मेरे पास 4 हो गया, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, और नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 3 हो गया। तो कितना रिडंडेंट हो गया? therefore रिडंडेंट इन बीम इज 1। तो एक रिडंडेंट हो गया। ठीक है, 3 मेरे पास हो गया एक्सटर्नल, 4 हो गया एक्सटर्नल रिएक्शन, 4 हम देखें 4 कौन कौन सा है। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 3 हो गया। तो 4 माइनस 3, एक मेरे पास रिडंडेंट हो गया, एक रिडंडेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, एक रिडंडेंट रिएक्शन हो गया। अब रिडंडेंट रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमको एक बाउंड्री कंडीशन चाहिए। ठीक है, एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए, वन मोर कॉम्पेटिबिलिटी चाहिए रिडंडेंट रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे हम लोग इसका बात करें, इस बीम का बात करें, तो इसमें हम लोग आरबी को रिडंडेंट मान लेंगे। आरबी को मतलब एक्स्ट्रा मान लेंगे। एक्स्ट्रा मतलब आरबी को एक फोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे जो आरबी है उसको एक फोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? फोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम लोग आरबी को फोर्स की तरह कैसे ट्रीट करेंगे? एक्स्ट्रा रिडंडेंट की तरह, कि मान लेंगे कि जैसे ये कैंटिलीवर बीम था, सिंपल कैंटिलीवर, उसमें W0 लोड लग रहा था और W0 की वजह से डेल्टा डिफ्लेक्शन हो रहा था। और उसके बाद फिर उसी कैंटिलीवर बीम में आरबी रिएक्शन आया और ऊपर में डेल्टा 2 डिफ्लेक्शन करवा दिया। तो नेट जो डिफ्लेक्शन है पॉइंट बी का, नेट डिफ्लेक्शन है
पॉइंट बी का, वो क्या है, 0 है। इसका मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों बराबर है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर है। ठीक है, ये नीचे ले गया, डब्ल्यू नॉट जो फोर्स है, डब्ल्यू नॉट फोर्स है वो नीचे लेके गया, और आर बी जो है रिएक्शन वो उसको ऊपर लेके आया। तो जितना नीचे लेके गया उतना ऊपर लेके आ गया, तो मेरा दोनों बराबर हो गया, तो जीरो डिफ्लेक्शन हो गया। क्योंकि हमको पता है कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है उस पॉइंट पे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और हमको पता है इस कैंटिलीवर बीम के लिए, इस केस के लिए, केस के लिए डेल्टा 1 हमको फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग याद किए हैं। क्या फॉर्मूला याद किए हैं, डेल्टा 1 बराबर डब्ल्यू नॉट एल का पावर 4 डिवाइड बाई ए टी आई याद किए हैं। इस केस के लिए भी हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं डेल्टा 2 के लिए। डेल्टा 2 के लिए क्या याद किए हैं कि आर बी इंटू एल क्यूब बाई 3 EI, दोनों को इक्वेट करेंगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को, क्या आ जाएगा मेरा, डब्ल्यू नॉट एल का पावर 4 डिवाइड बाई 8 EI इज इक्वल टू आर बी इंटू एल क्यूब बाई 3 EI। तो मेरे यहाँ से आर बी कितना आ जाएगा, आर बी आ जाएगा 3W0L/8। तो हम लोग रिडंडेंट को कैलकुलेट किए, यहाँ पे रिडंडेंट को कैलकुलेट किए। कैसे कैलकुलेट किया रिडंडेंट को, रिडंडेंट को एक फोर्स मान लिए और एक फिर कंडीशन लगा दिए। कंडीशन हम लोग लगा दिए कि पॉइंट का डिफ्लेक्शन 0 होगा। अभी हम लोग और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और भी रिडंडेंट को कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसमें एक रिडंडेंट था, ठीक है। ये हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से नहीं किए, लेकिन आगे जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे उसमें मोमेंट एरिया मेथड से करेंगे। ये हम लोग जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद किए थे उससे किए। और एक तरीका है करने का, वो भी बता देते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे, वो थोड़ा भारी हो जाएगा, मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, सिंपल नहीं रहता है, ठीक है। और क्या तरीका है करने का, और क्या तरीका है करने का, और तरीका है मेरा कि जो डबल इंटीग्रेशन वाला हम लोग पढ़े थे ना, डबल इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रेशन मेथड, वो तरीका से कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या किए, डबल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं कि हम लोग जैसे यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके एक वैल्यू सेक्शन कट किए तो और बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे। कितना होगा बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे एक डिस्टेंस जाके सेक्शन कट किए, तो राइट पार्ट है ये वाला सेक्शन, राइट पार्ट है। राइट पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है, तो क्या हो जाएगा मेरा, आर बी इधर से x है, ठीक है, ये इधर से x है, इधर से L-x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, आर बी इंटू राइट पार्ट को देख रहे हैं, आर बी इंटू एंटी क्लॉकवाइज, आर बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, तो आर बी इंटू L-x, ठीक है, माइनस ये फोर्स कैसा, ये जो फोर्स है वो कैसे रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका कैसे हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट इंटू L-x का स्क्वायर बाई 2, ये मोमेंट हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे भी हम लोग आरबी को रिडंडेंट मान रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स मान रहे हैं, इसलिए हम लोग आरबी इंटू L-x करके लिखे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को पता है, क्या पता है, EI d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू आरबी L-x माइनस डब्ल्यू नॉट L-x का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा मेरा, दो बार इंटीग्रेट करने के बाद EI dy बाई dx स्क्वायर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मेरा आर माइनस साइन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, हम नहीं बता रहे इसका इंटीग्रेशन, बाई 2 माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये डब्ल्यू नॉट L-x का क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C1, फिर ये हो जाएगा EI आर बी इंटू L-x का क्यूब बाई 6, इंटीग्रेशन नहीं बता रहे हैं, डब्ल्यू नॉट L-x का 4/24 C1 x प्लस C2, ठीक है। यहाँ पे तीन मेरा अननोन है, क्या अननोन है, आरबी अननोन है, C1 अननोन है और C2 अननोन है, तो तीन बाउंड्री कंडीशन का जरूरत पड़ेगा। क्या है मेरा तीन बाउंड्री कंडीशन, तो पहला डिफ्लेक्शन 0 होगा स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे, ए पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, फिर उसके बाद बी पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, बी डिफ्लेक्शन 0 होगा, और पहले स्टार्टिंग वाला पॉइंट ए पे स्लोप 0 होगा, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड है, तो स्लोप
8a इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा यहाँ से आर भी आ जाएगा, वही जो पिछले बार आया था 3W0L/8 आ जाएगा। ये कंडीशन को लगाने से, सॉल्व करने से मेरा आर भी आ जाएगा, C1 C2 दोनों सब आएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे इस मेथड को, ये हम बस बताने के लिए बता दिए कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा जो फॉर्मूला याद है, याद फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे या फिर मोमेंट एरिया मेथड से करेंगे। मोमेंट एरिया मेथड से बताते हैं हम, और अगला थोड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, ये मेरा फिक्स्ड बीम है, इसको एनालाइज करना है हमको मोमेंट एरिया मेथड से। ठीक है, इसको एनालाइज करना है मोमेंट एरिया मेथड से। कैसे करेंगे, इसमें कितना रिएक्शन है, टोटल 6 रिएक्शन है, टोटल 6 रिएक्शन है, देख सकते हैं 6 रिएक्शन, RA, RB, HA, HB और MA और MB, MA और MB। MA और MB का डायरेक्शन में किसी को कोई दिक्कत है तो बता देते हैं कैसे डायरेक्शन लिए हैं। कि जैसे मान लीजिए फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, रोटेशन 0 होता है। अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्ट रहता है, हिंज रहता है, तो कैसा रोटेशन होता है, ऐसे होता है रोटेशन। तो लेकिन नहीं हो रहा है रोटेशन, रोटेशन को रोकना है तो कैसे, मोमेंट किस तरह रहेगा तो रोटेशन को रोकेगा, इस तरह ऐसा करके मोमेंट एक लगेगा तो जो रोकेगा रोटेशन को ऐसे सीधा करेगा इसको। इसलिए जो मोमेंट लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन इस तरीका से एम में इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं कि इसको पकड़ के रोटेट करके सीधा कर दे रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हिंज रहता तो ऐसा हो जाता, लेकिन फिक्स है तो एक मोमेंट लग रहा होगा जो उसको सीधा कर दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए इस तरीके से डायरेक्शन है। और उस तरह इधर भी है, यहाँ भी अगर हिंज रहता तो नीचे आ जाता, तो नीचे उसको घुमा के ऊपर कर रहा है एम बी। ठीक है, तो मेरा 6 रिएक्शन है, 6 रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एच ए और एच बी को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एच और एच बी को कंसिडर नहीं करेंगे। तो 4 रिएक्शन है मेरा, 4 रिएक्शन, 4 रिएक्शन है, सिर्फ 4 रिएक्शन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इक्वेशन को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 4 हो गया। इक्वेशंस मेरा कितना हो गया, टोटल इक्वेशन जो अवेलेबल है 2 हो गया। कौन सा हो गया, एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 और एक मोमेंट कोई भी पॉइंट ए या बी के अबाउट 0, तो 2 इक्वेशन हो गया। और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 हो गया, वो भी एक इक्वेशन था, लेकिन उसका फोर्स को भी कंसिडर नहीं किया, इसलिए उसका इक्वेशन को भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेरा अननोन कितना हो गया, अननोन या फिर रिडंडेंट, अननोन फोर्स कितना हो गया, 2 हो गया। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 ठो अननोन फोर्स हो गया, जिसके लिए मतलब हम लोग को 2 ठो इक्वेशन चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, मतलब 2 को अलग अलग बाउंड्री कंडीशन चाहिए या फिर अलग से कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बीम सिमेट्रिक है इसलिए मेरा एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा। बीम सिमेट्रिक है इसलिए एक इक्वेशन में काम हो जाएगा। सिमेट्रिक है इसकी वजह से क्या होगा, एम ए और एम बी दोनों बराबर होगा, एम ए और एम बी दोनों बराबर होगा। ठीक है, जिसको कि हम लोग एम लिखेंगे। तो मेरा एक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, एक इक्वेशन मेरा ये होगा कि थीटा ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, थीटा ऑफ बी बाई ए मतलब रोटेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए 0 होगा, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल है, ए भी हॉरिजॉन्टल है वो भी हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे मान लीजिए इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाए तो इस तरह बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा। यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दोनों हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसलिए एक अक्ष का रोटेशन देखेंगे बी का विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट रोटेट 0 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों के एम बाई ई आई डायग्राम को अगर हम लोग बनाए और उसका एरिया निकाल के देखें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग एम बाई ई आई डायग्राम, दिखाते हैं। ठीक है, तो एम बाई ई आई डायग्राम जो है, एम बाई ई आई डायग्राम
का एरिया बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एम बाई आई डायग्राम का एरिया बिटवीन ए एंड बी 0 होगा। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट का यूज करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट, तो इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए, इसको चेंज कर दिए। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें कि दो मोमेंट लग रहा है, ठीक है, और एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें कि सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है W0 का, और दोनों के लिए अलग अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह आएगा। कैसे आया इसका डायग्राम, इस तरह हम लोग इसमें यहाँ मान लीजिए कट किए और लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो लेफ्ट पार्ट में कैसा बेंडिंग मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव होगा, तो इसलिए नेगेटिव बना, ये नीचे बना। ऐसा कट करके आगे बढ़ते जाएंगे, तब सब में नेगेटिव आएगा, तो कांस्टेंट आ गया एम बाई आई नेगेटिव आ गया। और इसका बनाएंगे तो इसका तो हम लोग पहले पढ़े ही है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो क्या होगा, एम बाई ए डायग्राम, और कितना वैल्यू होगा, तो WL²/8 होता है। ये पिछला लेक्चर में बताए थे और बोले थे याद करने के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, कंसंट्रेटेड लोड के लिए, सबको याद करने के लिए बोले थे, और कैसा शेप होगा वो भी याद करने के लिए बोले थे। तो पैराबोलिक होगा और ये होगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे, ये दोनों का इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे और जोड़ेंगे तो देखेंगे वहां से मेरा आ जाएगा। एरिया 0 होना चाहिए, एरिया है जो एरिया वो दोनों का 0 होना चाहिए। तो देखते हैं एक करके एरिया, इसका एरिया कितना होगा, इसका माइनस ऑफ एम बाई ई आई इंटू लेंथ कितना है उसका, एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, तो हो गया इतना इसका एरिया। प्लस इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका हो जाएगा 2/3, इसका पढ़े थे हम लोग एरिया, BH/n+1 करके पढ़े थे फॉर्मूला। ठीक है, तो वही लगाएंगे। B कितना हो जाएगा मेरा, B हो जाएगा L, H कितना हो जाएगा WL²/8EI, इतना पढ़े थे इसका फॉर्मूला। N BH/n+1 ये फॉर्मूला था इसका एरिया का। ठीक है, तो वही लगा रहे हैं। BHN कितना है, 2 है, और n+1 2 + 1 3। ठीक है, यही हो जाएगा इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो मेरा M आ जाएगा WL²/12। ठीक है, समझ में आया होगा। हम अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ एक इक्वेशन से काम आ गया, क्योंकि बीम सिमेट्रिकल था इसलिए मेरा एक इक्वेशन से दो रिडंडेंट था, लेकिन चूंकि बीम सिमेट्रिकल था इसलिए एक इक्वेशन से काम आ गया, क्योंकि दोनों रिडंडेंट इक्वल होता। ठीक है, अगला केस देखेंगे उसमें इक्वल नहीं होगा तो दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगला केस। ठीक है, मेरा अगला केस ये है, ये फिक्स्ड बीम है, उसमें कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड W एट अ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम फिक्स सपोर्ट A और B फ्रॉम फिक्स सपोर्ट B। ठीक है, A + B = L के बराबर है, टोटल L है। ठीक है, मोमेंट MA लग रहा है, MB लग रहा है। अब इसको भी हम लोग उस तरह से पिछला बार की तरह दो भाग में इसको भी बांट देंगे, दो भाग में बाई पार्ट करने के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम में कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, प्लस सिंपली सपोर्टेड बीम में सिर्फ मोमेंट लग रहा है। ठीक है, मोमेंट लग रहा है, ये A है, ये B है। ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ये A है, ये B है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको याद कर लेना है एकदम। कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, WAB/A + B, M/EI डायग्राम है तो EI से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो जो पिछला केस था वहां पे एक बात बोलना भूल गए थे कि यहाँ पे रिएक्शन 0 था। ये रिएक्शन जो था RA और RB दोनों 0 था, इसीलिए सिर्फ मोमेंट आया था, मोमेंट कांस्टेंट आया था। ठीक है, यहाँ पे लेकिन रिएक्शन 0 नहीं है, इस केस में रिएक्शन 0 नहीं है,
वहाँ पे रिएक्शन निकालते भी तो जीरो आता, आप निकाल के देख सकते थे। यहाँ पे रिएक्शन जीरो नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन का कुछ वैल्यू है, ठीक है, रिएक्शन का कुछ वैल्यू है, ठीक है। क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है, क्या होगा रिएक्शन, देखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आर ए है मेरा, ये आर बी है, ठीक है। तो निकालते रिएक्शन, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो करते हैं, जैसे हम लोग ए के अबाउट मोमेंट जीरो करते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा मेरा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो एम बी माइनस एम ए एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस आर बी, ए के अबाउट कैसा मूवमेंट रहेगा आर बी का, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव इसलिए लिए हैं, आर बी इंटू एल इक्वल टू जीरो। ये एम बी माइनस एम ए, तो आर बी मेरा कितना आ जाएगा, एम बी माइनस एम ए बाई एल, ठीक है। मेरा आर बी कितना आ जाएगा, एम बी माइनस एम ए बाई एल। अगर आर बी ऊपर होगा तो आर ए कैसा होगा, आर ए किधर होगा, आर ए नीचे होगा, क्योंकि नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है और दो ही फोर्स है, एक ऊपर लग रहा है तो एक नीचे लगेगा, ये नीचे आर ए नीचे लगेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, एम बी माइनस एम ए बाई एल, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो पहले एम ए की वजह से कैसा बनेगा, एम ए की वजह से कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट एम ए की वजह से। और वो कैसा होगा, अगर हम लेफ्ट पार्ट को एनालाइज करें, लेफ्ट पार्ट को ऐसे देखें, यहाँ से काटे लेफ्ट पार्ट को देखें, तो वो कैसा मूवमेंट एम ए बना रहा है, एम ए कैसा मूवमेंट बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव होगा, और फिर आर ए की वजह से देखें तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा और ए पे जाके कुछ वैल्यू हो जाएगा। तो एम बी माइनस एम ए इंटू एल, उसका मूवमेंट ऐसा होगा, यहाँ पे एम बी माइनस एम ए एल इंटू एल कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और पहले से एम ए था तो ये कट के पूरा एम बी हो जाएगा, ये पूरा कट के फिर से बना देते हैं, तो इस तरह कुछ बन जाएगा, ये एम बी होगा और ये एम ए होगा, ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, हम इतना मेहनत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग यहाँ बना देते हैं, एम ए की वजह से ऐसा होगा और एम बी की वजह से इधर इतना मूवमेंट होगा, और दोनों का लीनियर वेरिएशन है, तो ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके ऐसा भी बना सकते थे डायरेक्ट फोर्स का उतना दिखाने की जरूरत नहीं था, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एम ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और लेफ्ट पार्ट को देख रहे हैं तब, ठीक है। फोर्स का अपने आप अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे, और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, दो मेरा रिडंडेंट है, इसमें दो रिडंडेंट है टोटल। पिछले वाला में जैसे कॉन्सेप्ट था वैसा ही है, सेम टू सेम है इसमें, कि मेरे पास कितना अननोन है, अननोन है चार, और दो इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन दो है, तो रिडंडेंट कितना हो गया, दो हो गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो मतलब दो इक्वेशन चाहिए, और यहाँ पे वो भी नहीं है, सिमेट्रिसिटी भी नहीं है कि एम ए और एम बी को बराबर मान ले, एम ए और एम बी को ही हम लोग रिडंडेंट मान के चल रहे हैं, एम ए और एम बी को ही रिडंडेंट मान रहे हैं, ठीक है। एम ए और एम बी को रिडंडेंट मान रहे हैं, तो क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कंडीशन लगाएंगे, पहला मेरा कंडीशन हो जाएगा कि थीटा ऑफ, जो पिछले बार लगाए थे, बी बाई ए जीरो होगा क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा, और दूसरा मेरा कंडीशन होगा टी ऑफ बी बाई ए जीरो होगा, दोनों जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, पहले वाला कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पिछला बार भी देखे थे, यहाँ पे रोटेशन क्योंकि नहीं है, इसका इलास्टिक डिफ्लेक्टेड से कुछ इस तरह इसका भी बनेगा ऐसा करके, तो यहाँ पे इसका यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों का जीरो होगा। और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में बी का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो भी जीरो आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट मूव नहीं कर रहा है और हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। तो टी ऑफ बी बाई ए वो भी जीरो होगा, ये भी समझ में आ गया। तो दो कंडीशन लगाते हैं हम लोग, पहले पहला कंडीशन लगाते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया जीरो आना चाहिए, ठीक है, एरिया जीरो आना चाहिए, और दूसरा में एरिया का मोमेंट अबाउट बी जीरो आना चाहिए। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि एरिया ऑफ मोमेंट एरिया डायग्राम एम बाई ई डायग्राम इक्वल टू जीरो होगा,
और दूसरा होगा मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए आई डायग्राम, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए आई डायग्राम अबाउट बी जीरो होगा, अबाउट बी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन लगाते हैं हम लोग एक एक करके। पहला वाला कंडीशन लगाते हैं, पहला कंडीशन, पहला क्या था मेरा कि एरिया जीरो होगा, तो पहला वाला एरिया देखते हैं हम लोग, पहला वाला एरिया देखते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका क्या ट्रेपेजियम को क्या पढ़े थे, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, इसका एल लेंथ है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, माइनस में होगा 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड एम ए प्लस एम बी, एम ई आई से डिवाइड करेंगे, एम बाई आई डायग्राम है, इंटू हाइट, ये एरिया हो जाएगा इसका। और दूसरा वाला का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू उसका बेस है डब्ल्यू ए बी बाई ए प्लस बी, और टोटल है एल। ठीक है, और यहाँ पे ई आई से डिवाइड होगा, एम बाई आई है क्योंकि। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एम बाई ए इसको एक तरफ रखेंगे, इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो, तो इसको उधर लेके जाएंगे, इस टर्म को जीरो को उधर लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा एम बाई आई, और टू से टू गया, टू से टू कट जाएगा, तो और ई आई से ई आई भी चला जाएगा, ई आई से ई आई चला जाएगा, तो एम ए प्लस एम बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा डब्ल्यू ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला, यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है, नोट करने वाला क्या बात है, नोट करने वाला क्या बात है कि ये डब्ल्यू ए बी बाई ए प्लस बी को हम लोग नोट किए, देखें क्या, देखें डब्ल्यू ए बी बाई ए प्लस बी क्या है, क्या है डब्ल्यू ए, समेशन ऑफ एंड एम ओ मोमेंट्स इन मोमेंट्स इज equal to bending moment below the point load in 3BMD। ठीक है, समेशन ऑफ एंड मोमेंट क्या हो गया, समेशन ऑफ एंड मोमेंट BMD ऑफ पॉइंट लोड के बराबर हो जाता है। ठीक है, समेशन ऑफ हम लोग क्या पता चला यहाँ से, समेशन ऑफ एंड मोमेंट का समेशन जो है वो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था उसका उसी लोड के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम में उसके बराबर हो गया। समेशन ऑफ एंड मोमेंट इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट बिलो पॉइंट लोड इन फ्री BMD। ठीक है, फ्री BMD में उसके बराबर हो जाता है। ये मेरा MCQ में आता है, ये चीज पूछता है। ठीक है, उसके लिए बता दिए वाला पॉइंट। तो पहला इक्वेशन से मेरा ये कंडीशन आ गया। अभी दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन में हम लोग क्या करना है, एरिया का मोमेंट लेना है, एरिया का मोमेंट लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको दो भाग में बांट देंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे। एक हो गया मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया, और एक मेरा हो गया ट्रायंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन और ट्रायंगुलर पोर्शन को हम लोग अलग अलग एनालाइज करेंगे। ठीक है, अलग अलग एनालाइज करेंगे, थोड़ा इजी होगा करने में। ठीक है, तो पहले रेक्टेंगुलर पोर्शन को देखते हैं, ट्रायंगुलर पोर्शन को। पहले ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया देखते हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया -MA इंटू एल इंटू उसका डिस्टेंस कितना होगा B से L/2 होगा। हो गया, एरिया लिए उसका एरिया का मोमेंट लिए, इसका एरिया लिए, क्या इतना एरिया होगा इसका पीला वाला पोर्शन का MA इंटू एल, और उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होगा B से L/2 होगा। ठीक है, अब वो ट्रायंगल का एरिया देखेंगे, हाफ इंटू ये कितना पोर्शन हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा MB माइनस MA। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू MB माइनस MA माइनस MB माइनस MA इंटू हाफ इंटू L इंटू डिस्टेंस कितना होगा उसका B से, उसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होता है, L/3 होता है, हमको पता है ट्रायंगल में L/3, तो L/3 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू L/3 प्लस। अब हम लोग देखेंगे इसका देखेंगे, ये
इसका देखेंगे। तो इसमें पहले हम लोग इसका एरिया देखेंगे, इसका एरिया और इसका डिस्टेंस कितना होगा बी से। ये मान लीजिए ए है, तो यहाँ से इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होगा, a/3 होगा। यहाँ से b, तो b प्लस a/3 हो जाएगा, और ये b है तो इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस 2/3 ऑफ b हो जाएगा, 2/3 ऑफ b। ठीक है, देखते हैं उसका एरिया निकालेंगे और उसका फिर करेंगे उस तरह। तो हाफ इंटू डब्ल्यू ए बी बाई ए प्लस बी, लेफ्ट वाला पार्ट का देखना है अभी, लेफ्ट वाला पार्ट का, इंटू ए इंटू उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना देखे थे, b प्लस a/3। ठीक है, b प्लस a/3 देखे थे हम लोग अभी, b प्लस a/3, ये b प्लस a/3, यहाँ से यहाँ तक ये b प्लस a/3 था। और अब राइट वाला पोर्शन का देखेंगे, राइट वाला पोर्शन का क्या होगा, हाफ इंटू डब्ल्यू ए बी बाई ए प्लस बी इंटू बी इंटू 2/3 ऑफ बी इक्वल टू 0 हो गया। एरिया लिए और एरिया का मोमेंट लिए, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाता है मेरा 2ma प्लस mb इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई 2b प्लस ए डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरा कंडीशन। ठीक है, सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, कर लीजिएगा खुद से सॉल्व। ठीक है, तो मेरा 2 इक्वेशन आ गया, एक ये इक्वेशन आ गया और एक ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों ए और 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल एम ए एम बी दोनों में है, वहां से सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो मेरा एम ए आ जाएगा कितना, एम ए मेरा आ जाएगा डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और एम बी आ जाएगा मेरा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको याद कर लेना है, ये काम आएगा मेरा स्ट्रक्चर में, बहुत ज़्यादा काम आता है इसका। ठीक है, ठीक है, इसको याद कर लेना है, एकदम अच्छा से एकदम याद कर लेना है। सॉल्व करके नहीं दिखाया है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग एक और केस देखते हैं, फिक्स्ड बीम विथ सिंकिंग सपोर्ट। ठीक है, सिंकिंग सपोर्ट, तो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट इन रिडंडेंट स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूसेस स्ट्रेस, हेंस रिएक्शन आर जनरेटेड। तो फिक्स्ड मतलब बीम में अगर कोई सपोर्ट सेटल करेगा तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, उसके चलते रिएक्शन एक्स्ट्रा क्रिएट होगा। ये चीज़ नहीं होता है अगर डिटर्मिनेट भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कोई सपोर्ट अगर सेटल करेगा तो कोई स्ट्रेस नहीं जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड बीम में ऐसा होता है, सिंपली सपोर्ट के सिंक करने की वजह से रिएक्शन जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको कैसे एनालाइज करें हम लोग देखते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे मेरा फिक्स्ड बीम है, ए बी, उसमें कोई सपोर्ट जो है, सपोर्ट बी है, वो सेटल कर गया है डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा से सेटल कर गया है, तो उसमें मोमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एम ए मोमेंट होगा। यहाँ पे मोमेंट कैसा होगा, मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए मोमेंट नहीं रहता तो कैसा होता रोटेशन, ऐसा करके ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे अगर हिंज रहता तो ऐसा हो जाता है, लेकिन मोमेंट क्या कर रहा है, इसको सीधा कर रहा है, इसको रोटेट नहीं करने दे रहा है, उसको ऐसे सीधा रख रहा है, एकदम हॉरिजॉन्टल रख रहा है। तो कैसा मोमेंट इसको हॉरिजॉन्टल रखेगा, कैसे, कौन सा ऐसा मोमेंट इसको हॉरिजॉन्टल रखेगा, इस तरह इसको जबरदस्ती इसको घुमा के और ऐसे सीधा कर देगा, तो मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इस तरह होगा एम बी। ठीक है, ये मोमेंट इसको रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर देगा, तो मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, पहले हम लोग मूवमेंट कौन सा कैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, इस डायरेक्शन में कर रहे थे मूवमेंट, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ तो बता दिए, वो भी हम क्यों ऐसा हुआ बता दिए। तो मूवमेंट ऐसे हो डायरेक्शन में हो गया मेरा। यहाँ पे रिएक्शन आएगा, क्या आएगा, आर ए रिएक्शन आएगा, आर बी रिएक्शन आएगा। तो निकालते हैं रिएक्शन हम लोग, कोई भी एक रिएक्शन को निकालते हैं, तो हम लोग नेट मोमेंट जीरो करते हैं, अबाउट पॉइंट बी जीरो करते हैं। ठीक है, नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट बी जीरो करते हैं, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो बी कैसा है, बी एम बी क्लॉकवाइज है,
एम ए भी क्लॉकवाइज है, माइनस आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल इक्वल टू 0। तो आर ए मेरा क्या आ गया, आर ए मेरा आ गया एम ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एल आ गया, आर ए एम ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एल आया, ठीक है। तो आर बी कैसा आएगा, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस बीम में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वर्टिकल ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा, दो ही फोर्स लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है तो कैसा लगेगा, नीचे लगेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। क्या होगा, वैल्यू एम ए प्लस एम बी बाई एल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको, अगर हम लोग सॉल्व करना है इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही पुराना मेरा दो रिडंडेंट है एम ए और एम बी, तो दो हम लोग को क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। तो पहला मेरा कंडीशन क्या होगा, थीटा ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 0, कि दोनों जगह रोटेशन नहीं है, रोटेशन कहीं नहीं है, यहाँ पे रोटेशन नहीं है, यहाँ पे भी रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन नहीं है, यहाँ पे रोटेशन नहीं है, और यहाँ पे रोटेशन नहीं है, तो यहाँ का टेंजेंट और यहाँ का टेंजेंट दोनों हॉरिजॉन्टल होगा, तो वो लोग दोनों के बीच में कैसा होगा, एंगल 0 होगा। हाँ, भले एक दूसरे से वो लोग कोइंसाइड नहीं कर रहा है टेंजेंट, लेकिन एंगल दोनों एंगल 0 होने की वजह से, जैसे यहाँ का टेंजेंट देखेंगे ये भी हॉरिजॉन्टल होगा, और यहाँ का टेंजेंट देखेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में एरिया क्या आना चाहिए, एम बाई ए डायग्राम को 0 आना चाहिए। तो पहला कंडीशन मेरा ये हो गया इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन क्या हो गया मेरा, टी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू माइनस डेल्टा। कैसे हुआ, ये हो गया मेरा डेल्टा, ये मेरा डेल्टा है, तब माइनस डेल्टा हो गया। कैसे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ किए ए पे, और बी को देख रहे हैं, तो बी को देख रहे हैं तो बी नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया, टेंजेंट से नीचे चला गया, इसलिए माइनस डेल्टा लिख रहे हैं, टेंजेंट से अगर ऊपर रहता तो प्लस डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। बी नीचे चला गया डेल्टा से, तो इसलिए बी का डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट ए इक्वल टू माइनस डेल्टा। दो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा एम ए और एम बी, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग अगला मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगला मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है कि डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू एम बाई ई आई होता है, और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, पहले भी देख चुके हैं, इसको नहीं बता रहे हैं हम कैसे होता है, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बाई ई आई होता है, ठीक है। अगर इसी का हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मेरा ये कंडीशन आता है, इसी को सॉल्व करते हैं मतलब इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन ये मेरा कंडीशन आया था, v इक्वल टू मेरा w इंटू डी एक्स आता है, w इंटू डी एक्स, ये वाला इक्वेशन का इंटीग्रेट करते हैं जब हम लोग, तो इसको फिर वैल्यू डालते हैं बहुत सारा, ठीक है, नहीं बता रहे हैं कैसे क्या क्या करते हैं, ठीक, v इक्वल टू ऐसा आता है मेरा w इंटू डी एक्स। और मेरा पहला इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू मेरा आता है m बाई ई आई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो मेरा ये हमको पता है कि डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू के बराबर होता है, तो वहां से मेरा ये वाला आया है, ये वाला कंडीशन, ये पहले भी हम बता चुके हैं, और ये वाला यहाँ से आया है, ये वाला कंडीशन। तो हम लोग को इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है, आप लोग को इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है, कुछ सिमिलरिटी, ठीक है। एक इक्वेशन और लिखते हैं हम लोग, फिर उसमें भी दिखाएंगे कि m इक्वल टू मेरा इंटीग्रेशन ऑफ w dx इंटू डी एक्स, और y इक्वल टू इंटू डी एक्स, ये हो गया। m इक्वल टू कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, हमको पता है, क्या पता है कि डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, v होता है, तो यहाँ पे डी एम बाई डी एक्स डाले, उसको एक बार इंटीग्रेट और कर दिए, तो मेरा ये इक्वेशन आ गया, और यहाँ पे हमको क्या पता है कि थीटा मेरा डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है,
थीटा मेरा क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, तो वहाँ पे dy बाई डी एक्स डालें और एक बार और इंटीग्रेट कर दिए तो मेरा ये आ गया। ठीक है, इसमें भी कुछ सिमिलरिटी है, उसमें भी कुछ सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि जैसे मेरा हम लोग सिमिलरिटी है कि जैसे हम लोग W का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लोडिंग का जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लोडिंग का W जो है मेरा लोडिंग है, उसका जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मेरा शियर आ रहा है। और हम लोग M बाई ई आई डायग्राम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, M बाई ई आई डायग्राम का, तो मेरा आ रहा है क्या, आ रहा है मेरा रोटेशन आ रहा है। और W का जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मेरा मोमेंट आ रहा है। और M बाई ई आई डायग्राम का अगर डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मेरा रोटेशन आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, सॉरी डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग M बाई ई आई डायग्राम को, अगर हम लोग M बाई ई आई डायग्राम को लोडिंग मान ले, लोडिंग मान ले, M बाई ई आई डायग्राम को ही लोडिंग बना दे, लोडिंग लोडिंग M बाई डी आई डायग्राम लोडिंग मान ले, मतलब लोडिंग कर दे, M बाई ई आई डायग्राम को लोडिंग मान ले, और हम लोग उस M बाई ई आई डायग्राम को लोडिंग मानने के बाद और किसी भी पॉइंट पे शियर निकाले और बेंडिंग मोमेंट निकाले, शियर निकाले, किसी भी पॉइंट पे शियर निकाले तो मेरा शियर जो है रोटेशन बताएगा, रोटेशन बताएगा। और जो मेरा बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है वो बताएगा डिफ्लेक्शन। क्योंकि ये हम लोग को कैसे पता चला, ये एनालॉजी से पता चला, इस एनालॉजी से, इस एनालॉजी से कि जैसे W है उस तरह M बाई ई आई बिहेव कर रहा है। और जैसे हम लोग W से शियर निकल जा रहा है, W को जब इंटीग्रेट करें तो शियर निकल जा रहा है, तो M बाई ई आई को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा, और शियर निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, रोटेशन निकल जाएगा। और जब हम लोग डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं W को तो मेरा मोमेंट निकल रहा है, तो M बाई ई आई को हम लोग डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन निकल जा रहा है। तो उस तरह से यही मेरा बेसिस बन गया कैसे का। तो ऐसा बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा बीम को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बीम, जिसमें कि हम लोग M बाई ई आई डायग्राम को लोडिंग बना के लगाते हैं और शियर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से मेरा कंजुगेट बीम का कॉन्सेप्ट आ गया, कंजुगेट बीम का कॉन्सेप्ट आ गया। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। हम लोग एनालॉजी लेके और समझाने की कोशिश किए। ठीक है, क्या होता है कंजुगेट बीम बताते हैं अब। ठीक है, क्या होता है कंजुगेट बीम। तो कंजुगेट बीम हम लोग रियल बीम से कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करते हैं और उसमें लोडिंग लगाते हैं M बाई ई आई डायग्राम। जो M बाई ई आई डायग्राम बनता है उसी को हम लोग लोडिंग बना के उसमें लगा देते हैं। तो ऐसा बीम को हम लोग कंजुगेट बीम बोलते हैं। और उसका दो प्रॉपर्टी होता है कंजुगेट बीम का, दो ठो प्रॉपर्टी जो हम लोग बताए अभी आप लोग को, वही दो प्रॉपर्टी है उसका। पहला क्या है, पहला क्या है कि स्लोप एट एनी पॉइंट, जो बताया अभी वही है, स्लोप एट एनी पॉइंट इन रियल बीम इज द शियर एट दैट पॉइंट इन कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम जो। और दूसरा क्या, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन रियल बीम, बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट इन द कंजुगेट बीम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट, ये दोनों थ्योरम मानिए चाहे जो भी मानिए, कंडीशन मानिए कंजुगेट बीम का, ये दोनों है। ठीक है, कंजुगेट बीम। अब कंजुगेट बीम हम लोग रियल बीम को कंजुगेट बीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तो बताते हैं। कंजुगेट बीम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कंजुगेट बीम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सपोर्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं कंजुगेट बीम में, कंजुगेट बीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक तरफ मेरा रियल बीम है, रियल बीम, और दूसरा तरफ मेरा कंजुगेट बीम है, कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम। तो अब क्यों हम लोग किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, लेकिन बाद में आप याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि हाँ ये इसका यही होता है, उसका यही होता है। ऐसे मान लीजिए मेरा सिंपल सपोर्ट है, ठीक है, हिंज सपोर्ट है, सॉरी हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में क्या होगा, मेरा थीटा जो कि जीरो नहीं होता है, थीटा जीरो नहीं होता और डेल्टा मेरा जीरो होता है। हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट भी इसी को बोलते हैं। तो मेरा कंजुगेट बीम में क्या आना चाहिए, इस पॉइंट मान लीजिए पॉइंट कोई पॉइंट है तो कंजुगेट बीम में क्या आना चाहिए, यहाँ शियर आना चाहिए कि नहीं, थीटा जीरो नहीं है तो शियर नहीं आना चाहिए, शियर नहीं आना चाहिए। शियर नहीं आएगा इसका मतलब क्या, शियर का कुछ वैल्यू आएगा, शियर का वैल्यू ही तो यहाँ जो शियर का वैल्यू होगा वही यहाँ के लिए थीटा होगा।
और यहाँ मोमेंट क्या होगा, मोमेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो मोमेंट का वैल्यू है वो यहाँ का डिफ्लेक्शन है। तो कौन सा सपोर्ट ऐसा है जो कि शियर जीरो नहीं देगा और मोमेंट जीरो देगा, तो हिंज सपोर्ट ही देगा, हिंज सपोर्ट ही देगा। ठीक है, पिन सपोर्ट ही देगा, हिंज सपोर्ट, पिन सपोर्ट उसी का नाम है। ठीक है, दूसरा मेरा रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। इसमें भी सेम कंडीशन है कि थीटा नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा जीरो है। तो ऐसा चाहिए सपोर्ट जो कि क्या बोलते हैं, शियर नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा जीरो दे। तो हिंज सपोर्ट भी है और रोलर सपोर्ट भी है, लेकिन रोलर को रोलर ही कन्वर्ट करेंगे, रोलर को रोलर में ही कन्वर्ट करेंगे। दो मेरा हो गया केस, ये पहला केस, ये पहला, ये दूसरा, दूसरा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा केस, तीसरा, तीसरा। मान लीजिए फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम है, ए बी है। यहाँ पे क्या होगा, थीटा जीरो होगा और डेल्टा भी जीरो होगा। और यहाँ फ्री पे क्या होगा, फ्री पे थीटा और डेल्टा दोनों होगा, थीटा भी कुछ होगा नॉट जीरो होगा और डेल्टा भी नॉट जीरो होगा। इसको कैसे कन्वर्ट होगा, तो ऐसा कोई सपोर्ट बताइए जिसमें कि थीटा और डेल्टा मतलब शियर और मोमेंट दोनों जीरो हो। कोई सपोर्ट नहीं है, फ्री रहेगा तभी दोनों जीरो होगा, फ्री तो फ्री में चेंज हो जाएगा। और ऐसा बी पॉइंट के लिए कौन सा सपोर्ट होगा जिसमें भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और एम भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो फिक्स सपोर्ट होगा, फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड। तो ऐसा चेंज हो जाता है कंजुगेट बीम में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर कि मान लीजिए इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज है। तो इंटरनल हिंज में क्या होता है मेरा, इंटरनल हिंज में मेरा क्या होता है, थीटा क्या होता है मेरा, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, रोटेशन होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है और डेल्टा जीरो होता है। ठीक है, इंटरनल, इंटरनल हिंज को ही इंटरनल पिन बोल रहा है, इंटरनल पिन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऐसा कोई चीज होना चाहिए जहां पे भी नॉट इक्वल टू जीरो हो और एम इक्वल टू जीरो हो। तो क्या है, इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज, हिंज। ठीक है, ठीक है, इंटरनल पिन इंटरनल हिंज में बदलेगा। ठीक है, कंजुगेट बीम में। ठीक है, अगर रोलर है मान लीजिए, तो पांचवा नंबर केस मेरा रोलर है, रोलर है। अगर इंटरनल रोलर है, अंदर में रोलर है ऐसा, तो इसमें भी सेम होगा, क्या होगा सेम, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो होगा और मेरा डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा जीरो होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, कैसा चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, किस में चेंज होगा, फिर वो भी इंटरनल हिंज में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि भी नॉट इक्वल टू जीरो है और एम इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ठीक है। छठा नंबर केस मेरा कि इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज है। हिंज पे क्या होता है मेरा, हिंज पे क्या होता है मेरा, थीटा और डेल्टा, थीटा और डेल्टा दोनों होता है, दोनों एग्जिस्ट करता है, दोनों एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें भी और एम दोनों एग्जिस्ट करे, बी और एम दोनों एग्जिस्ट करे, कौन सा केस है, कौन सा केस है, तो इंटरनल रूलर रहेगा, इंटरनल रूलर, उसमें दोनों, या इंटरनल हिंज भी बोल सकते हैं, इंटरनल पिन, सॉरी इंटरनल पिन भी उसमें भी दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सातवां नंबर केस देखते हैं हम लोग, सातवां नंबर केस कि रूलर है मान लीजिए, स्लाइडर है, सॉरी स्लाइडर, स्लाइडर पे क्या होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा लेकिन थीटा जीरो, थीटा जीरो होगा। ठीक है, स्लाइडर है, स्लाइडर। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ऐसा कौन सा होगा जिसमें एम नॉट इक्वल टू जीरो हो और भी जीरो हो, स्लाइडर ही है, स्लाइडर, स्लाइडर में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस सारा केस आपको याद रखना है, ये हम समझा भी दिए, कॉन्सेप्ट से समझा भी दिए, लेकिन याद रखना है, फिर भी याद रखना है, याद रखना है, उतना समझना नहीं है ज़्यादा, याद रख लेना है डायरेक्ट। हिंज, हिंज में चेंज हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट फ्री में चेंज हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो पिन है वो पिन में चेंज होगा, पिन है पिन में चेंज होगा, पिन में चेंज होगा, रोलर है वो रोलर में चेंज होगा, डायरेक्ट याद रख लेना है एकदम। जो फिक्स सपोर्ट है, फिक्स है, वो फ्री में चेंज हो जाएगा, अगर फ्री है तो फिक्स में चेंज हो जाएगा। इंटरनल पिन है तो इंटरनल हिंज में चेंज हो जाएगा, इंटरनल पिन इंटरनल हिंज में, इंटरनल रोलर भी इंटरनल हिंज में हो जाएगा, इंटरनल हिंज है तो इंटरनल रोलर में चेंज होगा, और जो स्लाइडर है वो भी स्लाइडर में ही चेंज होगा, डायरेक्ट याद रख लेना है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक दो कुछ
कंडीशन देखते हैं। तो मेरा ये है मेरा रियल बीम, अगर इसका कंजुगेट बीम बनाए तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बन जाएगा, सेम टू सेम बन जाएगा, सेम टू सेम बन जाएगा। ये रियल बीम है, ये रियल बीम है, और ये कंजुगेट बीम है। ठीक है, तो स्टैटिकली ये कैसा बीम था, स्टैटिकली डिटर्मिनेट था, स्टैटिकली डिटर्मिनेट था, स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टेबल भी था, स्टेबल स्टेबल रियल बीम। किस में चेंज हुआ, ये भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट और रियल है, स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टेबल भी है, स्टेबल। तो यहाँ से मेरा एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया कि अगर स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टेबल रियल बीम है तो कंजुगेट बीम भी स्टैटिकली डिटरमिनेट और रियल होगा। ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट और रियल होगा। अब इसका देखते हैं हम लोग, एक और केस देखते हैं, इसका कैसा बनेगा, इसका ऐसा बन जाएगा, फिक्स्ड का फ्री हो जाएगा और रोलर का रोलर ही रहेगा। ये कैसा था, ये रियल बीम था और ये कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम। तो ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट था, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो ये कैसा बना, अनस्टेबल बन गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम। तो क्या हमको पता चला कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट रहेगा रियल बीम, तो कंजुगेट बीम कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। तो although the conjugate beam is unstable, the M/EI loading will provide the necessary equilibrium to hold the conjugate beam in stable form। ये अनस्टेबल है लेकिन लोडिंग जो आएगा M/EI डायग्राम को इस तरह से आएगा कि उसको मतलब कि इक्विलिब्रियम में रखेगा। ठीक है, ये वाला बात को भी ध्यान में रखिए, ये वाला बात को भी ध्यान में रखिए, लिख देते हैं हम। ठीक है, तो although the conjugate beam is unstable, M/EI loading will provide the necessary equilibrium to hold the conjugate beam in stable form। ठीक है, जो बोले वो लिख भी दिए। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन देखते हैं हम लोग कंजुगेट बीम में। ठीक है, M/EI डायग्राम का जो लोडिंग है वो M/EI डायग्राम अगर पॉजिटिव है तो लोडिंग क्या है, अपवर्ड ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा। अगर M/EI डायग्राम नेगेटिव है तो लोडिंग नीचे लगेगा। ठीक है, और बाकी सारा जो साइन कन्वेंशन है इसका जो हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं वही सेम टू सेम है। जैसे होगिंग मूवमेंट है तो नेगेटिव लेंगे, सेगिंग मूवमेंट है तो पॉजिटिव लेंगे, पहले भी ऐसा ही हर जगह हम लोग लेते आ रहे हैं। ये साइन कन्वेंशन हम लोग हर जगह ले रहे हैं, स्टार्टिंग से SFD BMD बना रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन SFD BMD वाला ही है, सेम टू सेम सीयर वाला। ये वाला थोड़ा ध्यान देने वाला है कि सीयर पॉजिटिव रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हम लोग यूज कर रहे थे पहले से, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे थे हमेशा से। सीयर अगर नेगेटिव आएगा तो क्लॉकवाइज है। ठीक है, मोमेंट पॉजिटिव आएगा तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड है। ये कंजुगेट बीम के लिए है कि कंजुगेट बीम में अगर मोमेंट निकाले हम लोग और पॉजिटिव आया तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड लेंगे। ठीक है, ये भी कंजुगेट बीम में अगर सीयर पॉजिटिव आया तो स्लोप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं कंजुगेट बीम मेथड से। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को, क्या निकालना है, फाइंड थीटा ऑफ C by A एंड थीटा ऑफ C D एंड also डेल्टा C। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है तो मेरा बहुत सारा मेथड यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, मोहर एरिया मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, डबल इंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। हम बताए थे बहुत सारे केस में नहीं एप्लीकेबल होता है इंटरनल हिंज वाला केस में। और यहाँ पे अगर हम लोग इसका इलास्टिक डिफ्लेक्टेड से बनाए तो कुछ ऐसा करके ऐसा बनेगा। अच्छा से नहीं, कैसा बनेगा, हिंज के पास कंटिन्यूटी थोड़ा ब्रेक होगा शेप का, इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, हिंज के पास थोड़ा कंटिन्यूटी ब्रेक होगा तो जो सी ए है, मतलब ये जो टेंजेंट यहाँ बनेगा और यहाँ जो टेंजेंट बनेगा CD, दोनों का स्लोप अलग अलग होगा एकदम,
हॉरिजॉन्टल से अलग अलग होगा। सी ए का कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह का से, और इसका कुछ इस तरीका से बनेगा, ठीक है। और उसका स्लोप ये थीटा इस तरह होगा, थीटा सी ए होगा ये वाला, और ये वाला थीटा सी डी होगा, ठीक है। अलग अलग जो आना होगा वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। वो हम बता दिए, बस इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टेड से बता दिए, थोड़ा अच्छा से, थोड़ा क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा, ये बीम जो है मेरा, ये बीम जो है ये है प्रोप्ड कैंटिलीवर है, प्रोप्ड कैंटिलीवर है, लेकिन बीच में सिर्फ एक हिंज है, इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज के होने की वजह से ये बीम कैसा बीम हो गया, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हो गया, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हो गया। इसमें क्या क्या रिएक्शन है, क्या क्या रिएक्शन है, यहाँ पे आर ए है, आर ए है, यहाँ पे एम ए है, एम ए, और एक और रिएक्शन है आर डी, और 3 रिएक्शन है। हॉरिजॉन्टल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसका इक्वेशन को भी नहीं कंसीडर करेंगे। तो 3 मेरे पास वो हो जाएगा, इक्वेशन होना चाहिए। तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0, वो एक हो गया। एक मोमेंट अबाउट कोई भी पॉइंट सी के अबाउट ही, ये जो हिंज के अबाउट मोमेंट 0 एक हो गया, और एक क्या हो गया कि मोमेंट अबाउट कोई पॉइंट ए या डी के अबाउट मोमेंट 0, मैं 3 हो गया, 3 कंडीशन, ठीक है। तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन है, एम ए, आर ए और आर डी, और 3 इक्वेशन भी हो गया, तो सॉल्व हो जाएगा। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है ये, सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको निकालते हैं आर ए और आर डी, ठीक है। आर ए और आर डी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहला वाला कंडीशन के हिसाब से, पहला वाला कंडीशन के हिसाब से क्या आ जाएगा मेरा, आर ए प्लस आर डी दोनों ऊपर लग रहा है, इक्वल टू टोटल कितना फोर्स है इसमें, 8, सिर्फ 8 एक ही फोर्स है, और एक मोमेंट लग रहा है, ठीक है, मोमेंट लग रहा है, तो फोर्स में तो मोमेंट आएगा नहीं, और एक हिंज पे मोमेंट 0 होगा, हिंज पे मोमेंट 0 होगा सेकेंड कंडीशन पे। हिंज मोमेंट 0 होता है, पता है आप लोगों को। तो आधा हम लोग काट के, यहाँ से काट के, यहाँ से कट करके, और सिर्फ उसको एनालाइज करेंगे, हिंज पे मोमेंट 0 करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा मेरा, सिर्फ राइट पार्ट का, हिंज के राइट पार्ट का यहाँ से कट करके मोमेंट देखेंगे 30, ठीक है। और हिंज के अबाउट ही लेंगे, यहाँ सीयर होगा, हिंज पे सीयर होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो इसी पार्ट लेंगे तो सीयर का जो मोमेंट होगा वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एम सी 0 कर रहे हैं हम लोग, अभी राइट पार्ट का। तो क्या आ जाएगा मेरा, आर डी, सॉरी यहाँ पे डी है, ये डी पॉइंट है, आर डी इंटू उसका डिस्टेंस कितना है 15 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस सॉरी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका सॉरी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मोमेंट कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा इस पॉइंट के अबाउट, और इसका क्लॉकवाइज बनेगा -30 इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ से आर डी आ गया, आर डी कितना आ गया, 2 आ गया, आर डी 2 आ गया। तो आर ए प्लस आर डी कितना था मेरा, आर ए प्लस आर डी, आर ए प्लस आर डी मेरा कितना था, आर ए प्लस आर डी 8 था, तो आर ए 6 हो जाएगा। और फिर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए को अगर 0 करेंगे हम लोग, तो मेरा एम ए भी आ जाएगा, एम ए आ जाएगा मेरा कितना, एम ए डायरेक्ट हम लिख देते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, निकाल लीजिएगा आप लोग, कितना आ जाएगा मेरा एम ए 48 आ जाएगा, 48। अब हम लोग क्या करेंगे, एम बाई ई आई डायग्राम बनाएंगे, एम बाई ई आई डायग्राम, एम बाई ई आई डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद एम बाई ई आई डायग्राम बनाएंगे। पहले हम लोग ए डी को ड्रॉ कर लेते हैं, ए डी को ड्रॉ कर लेते हैं, ए डी को एक, पहले मेरा कौन कौन सा इसमें फोर्स आ गया, अगर हम लोग एडी को देखें और हम लोग राइट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से सेक्शन कट कर रहे हैं और इधर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से एक डिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कौन कौन सा फोर्स आ गया, एक आर डी आ गया, एक मोमेंट आ गया 30 वाला, और एक रिएक्शन आ गया 8 वाला। तो पहले आर डी जो कि कितना वैल्यू है आर डी का, आर डी का वैल्यू कितना 2 है, पहले आर डी के लिए बनाते हैं, आर डी के लिए। और राइट पार्ट को हम लोग देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज करेगा, ऐसा लीनियरली 0 से इंक्रीज करेगा, ऐसा इंक्रीज करेगा लीनियरली, ऐसा। और पॉजिटिव आएगा इसलिए लोडिंग को कहाँ लगाएंगे, अपवर्ड लगाएंगे लोडिंग को अपवर्ड, ये मेरा। और वैल्यू कितना होगा 2 इंटू ये डिस्टेंस 39 है, तो 39 इंटू 2 78 हो जाएगा, 28 बाई ई आई। कौन सा डिस्टेंस 39 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 39 है, 39 मीटर है। तो 39 इंटू 2
तो मेरा RD के लिए आ गया, RD के लिए ये मेरा RD का M/EI डायग्राम है। ठीक है, अब 30 के लिए बनाएंगे। अब 30 का जो मोमेंट है उसके लिए बनाएंगे। उसका कैसा बनेगा, उसका कैसा मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है। राइट पार्ट को देख रहे हैं, राइट पार्ट में क्लॉकवाइज कैसा होता है, राइट पार्ट में क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव होता है। तो लोडिंग कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। नेगेटिव को डाउनवर्ड लेना है, पहले साइन कन्वेंशन में देख चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं, डाउनवर्ड होगा। अब हम लोग देख रहे हैं 8 की वजह से, 8 की वजह से अगर देखेंगे तो बहुत मेरा पार्ट में 0 होगा, 8 0 होगा, जहाँ 8 लग रहा है वहां से स्टार्ट होगा, वहां से स्टार्ट होगा। और कैसा मूवमेंट है इसका, कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो ऐसा 8 इंटू जो डिस्टेंस है 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 96 अब EI, और नीचे लगेगा, नेगेटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो मेरा नेट जो आ जाएगा मोब डायग्राम कैसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा नेट डायग्राम। अच्छा, इस बीम को चेंज भी करना है, कंजुगेट बीम भी बनाना है। तो ये जो मेरा फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, वो फ्री सपोर्ट में चेंज हो जाएगा। फिक्स सपोर्ट मेरा फ्री सपोर्ट में चेंज हो जाएगा। जो इंटरनल हिंज था वो रोलर में चेंज हो जाएगा, रोलर में। और जो हिंज था वो हिंज ही रह जाएगा, वो हिंज ही रह जाएगा। ठीक है, अब लोडिंग को ड्रॉ करते हैं हम लोग, लोडिंग को ड्रॉ करते हैं। ये वाला मेरा मोमेंट की वजह से था, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मेरा था किसकी वजह से, RD की वजह से, RD की वजह से। कैसे था, कौन डायरेक्शन में था, वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव था, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये मेरा एक लोड जो लग रहा था 8 किलो न्यूटन का, उसकी वजह से कैसा, ये उसकी वजह से, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका वैल्यू अब इंडिविजुअली सबका वैल्यू लिख देते हैं। कितना था, 78/EI था। ये कितना था, ये मेरा था 30/EI, 30/EI। और ये मेरा 96/EI। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग थीटा CA, थीटा CD और डेल्टा C। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। थैंक यू।